बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज इको 4 MGT 411 के लेसन नंबर 21 और 22। ये दोनों लेसन्स फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के हवाले से हैं। हमने इन दोनों के अंदर इनका रोल पढ़ना है, यानी कि क्या फ़ायदा है, क्या काम करते हैं ये, क्या कुछ है। थोड़ा सा मैं आपको ज़रा स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कुछ चीज़ें बता दूं ताकि आपको इंटरमीडियरीज जो है क्लैरिफाइड समझ आ जाए। जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंदर हमारे जो सेक्टर्स हैं वो 37 सेक्टर्स हैं। इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं। अगर आपको इस सेक्टर या इंडस्ट्री का नहीं पता तो आपको सिंपल बात है कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। अब मेरा ख्याल है इतनी मिसालों से आपको समझ आ गई होगी कि ये सेक्टर या इंडस्ट्री क्या होता है। ठीक है, सीमेंट सेक्टर की बात कर लेते हैं एंड सो ऑन। ये बेसिकली है क्या कि एक पर्टिकुलर ओवरऑल पूरा एक जो सेक्टर, पूरी एक इंडस्ट्री जो है हम उसको एक कंसिडर करते हैं। इसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ हजारों फर्म्स मौजूद हैं। वो कंपनी है, वो पार्टनरशिप है, वो सोल ट्रेडरशिप है, वो बात की बात है। अब इन 37 सेक्टर्स में से 39 फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं और 28 जो हैं वो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं। मैंने ऊपर जितने भी नाम लिखे हैं ये सारे के सारे नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स। तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स के मुराद क्या है कि इनका जो इनकी जो प्रोडक्ट है ना वो रिलेटेड टू मनी है। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनकी प्रोडक्ट की फिजिकल उसका एग्जिस्टेंस ना हो, क्योंकि ये कौन सी कंज्यूमेबल है। अब ये जो इनके फाइनेंशियल फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, प्रोडक्ट्स जो है मनी रिलेटेड है। ठीक है, जिस तरह फाइनेंशियल सेक्टर्स में से ही कुछ के नाम मैं लिखता हूँ, जिस तरह जी बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये दो मैंने लिखे। इसके अलावा 7 सेक्टर्स और हैं। अब ये जो मोस्टली फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं ये इंटरमीडियरी का काम करते हैं। हम सिर्फ बैंक को पढ़ेंगे, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। इवन इसमें फ्यूचर फंड्स भी आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स। हम इन दोनों को पढ़ेंगे, म्यूचुअल फंड्स को और बैंक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक की। बैंक एक नॉन एक फाइनेंशियल सेक्टर है। इसका काम क्या है? बारो टू लेंड फर्दर। इसका काम है जी, इसने बारो करना है और आगे लेंड कर देना। ठीक है, और मतलब क्या है कि हम लोग जो आम आवाम है, जो बैंक के क्लाइंट्स हैं, ये लोग बैंक में अपनी सेविंग्स रखते हैं। सेविंग्स ऑफिस स्मॉल अमाउंट्स होती हैं और बैंक के जो कस्टमर की तादाद जो है वो हजारों बल्कि लाखों में है। इन थाउजेंड्स और इन मिलियंस, तो खैर मिलियंस भी हो सकता है, पूरे पाकिस्तान की बात कर ले तो मिलियंस भी हो सकता है। थाउजेंड्स में बैंक के जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनकी तादाद है। तो जो सेविंग्स हैं वो जब कलेक्टिव होकर बैंक इन्वेस्ट करता है, किस शक्ल में? वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर देगा, वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देगा, या वो कंपनीज को लोन दे देगा।
तीनों सूरतों में क्या हुआ, पैसा जो है आगे कंपनीज में चला गया। अब यहां पे क्या हुआ, पैसा पब्लिक का था, जरूरत कंपनीज को थी, तो बैंक ने एज ए इंटरमीडियरी काम किया, हमसे पैसा लिया और आगे कंपनीज को दे दिया। दिस इज द रोल ऑफ इंटरमीडियरी। इसी तरह हम थोड़ी सी मिसाल म्यूचुअल फंड की ले लेते हैं, फिर चीजें और क्लैरिफाइड हो जाएंगी। अब जो म्यूचुअल फंड्स हैं, अच्छा इसको मैंने छोटा रखा हुआ है इसी वजह से गड़बड़ हो रही है। जी, म्यूचुअल फंड जो है, इनका काम क्या है, ये लोग बास्केट ऑफ फंड्स बनाते हैं, यानी कि ये शेयर बॉन्ड्स परचेज करेंगे और फिर उसके बदले में अपने म्यूचुअल फंड्स जारी करेंगे और वो सेल करेंगे टू जनरल पब्लिक। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, पब्लिक ने अपनी सेविंग जो है, वो जो सेविंग है पब्लिक की, वो सेविंग पब्लिक ने म्यूचुअल फंड्स में लगा दी, म्यूचुअल फंड ने पैसा कंपनीज में लगा दिया। तो ये जी आपका, तो क्या काम किया इन म्यूचुअल फंड्स ने, इन्होंने एज ए इंटरमीडिएट रोल किया, पैसा हमारा था, उठा के कंपनीज में लगा दिया। ठीक हो गया जी, ये जी इंटरमीडिएट रोल है। अब हम आते हैं अपने लेसन की तरफ, और लेसन में चलने से पहले जिन जिन स्टूडेंट जो जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं, बराह कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के एंड तक पूरा देखिएगा। ठीक है, 2 लेसन हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे जी। अब देखिए रोल क्या है, ये सेविंग्स को पूल करते हैं, सेफ कीपिंग, अकाउंटिंग सर्विसेज, मुख्तलिफ अकाउंटिंग सर्विसेज देते हैं, पेमेंट सिस्टम सेफ हमारा रहता है, लिक्विडिटी सूरज फ्राहम करते हैं, रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं, इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये 5 ये काम करते हैं। इन पांचों काम को आगे हमने डिटेल में पढ़ना है। रोल को हम पढ़ के आगे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे यही की हुई हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं। एज ए जनरल, इनडायरेक्ट फाइनेंस थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडिएट मच मोर इंपॉर्टेंट देन डायरेक्ट फाइनेंस थ्रू स्टॉक एंड बॉन्ड्स। वो कहता है जी ये ज्यादा बेहतर है कि आप इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग करें थ्रू किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एज कम्पेयर टू कि आप डायरेक्ट फाइनेंसिंग करें स्टॉक और बॉन्ड्स के अंदर। आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने पैसा दें, वो अगर पैसा आगे इन्वेस्ट करें तो वो ज्यादा बेहतर है। Individually, every country for which we have comprehensive data credit extent for financial intermediate largest as a percent of GDP, और ये अल्टीमेटली पार्ट बनता है जीडीपी का, अगर जीडीपी में ये रोल अदा करता है। The reason of the information financial intermediate exists so that individuals lenders don't have to worry about getting answers all the important questions concerning loan and borrower। लेकिन जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट ये एग्जिस्ट करते हैं कि लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो पैसा लेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके जो भी सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए फाइनेंशियल इंटरमीडिएट परफॉर्म 5 फंक्शंस। कौन से 5 फंक्शन? पूल सोर्सेज ऑफ स्मॉल सेवर्स, प्रोवाइड सेफ कीपिंग, सप्लाई लिक्विडिटी एंड सो ऑन, जो कुछ है ऊपर हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहला फंक्शन आ गया जी पूल सेविंग, पूलिंग सेविंग्स। ये क्या करेंगे, ये छोटी छोटी जो सेविंग्स होगी उनको पूल करेंगे, इकट्ठा करेंगे। द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इज टू पूल द रिसोर्सेज ऑफ द many small savers. To succeed in this endeavor, the intermediate must attract substantial number of savers. This is the essence of indirect finance and it means convincing potential depositors of soundness of the institution. अब ये क्या कर रहे हैं कि ये पैसा लोगों का इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, उसको सेव रख रहे हैं, लोगों को ये श्योरिटी है कि हमारा पैसा सेव है, कहीं नहीं जा रहा। और फिर बैंक उसकी गारंटी भी देता है, गवर्नमेंट उसकी गारंटर होती है, जिस तक स्टेट बैंक है गारंटर है, और फिर हमारे पैसे सेव रहते हैं। अल्टीमेटली उस सेव पूलिंग को करता क्या है बैंक? सेफ कीपिंग पेमेंट सिस्टम। अब आगे कुछ और, गोल्ड स्मिथ वर द ओरिजिनल बैंकर। गोल्ड स्मिथ बंदा वो था जो ओरिजिनल बैंकर था, जिसने बैंकिंग का आगाज किया। इसका काम क्या था, मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री समझा दूं। इसने, लोग ना इसके पास अपनी अमानतें रखवाते थे, ठीक है, पता था ये बंदा नेक आदमी है, सन्यारा है, पैसा इसके पास बहुत है, तो हमारी अमानतें जाया नहीं होंगी। लोग इसके पास सोना रखवा जाते थे, ठीक है, आगे ये उसकी रसीद देता था। जिस बंदे बता के मुझे 1 महीने के लिए लिखवाना है, 6 महीने के लिए लिखवाना है, 1 साल के लिए लिखवाना है, तो वो चोरी होने से बच जाता था। तो बाद में उस कर्से के बाद आके लोग ले जाते थे जब उन्हें जरूरत होती थी।
अब इसने गोल्डस्मिथ ने क्या किया, इसने उस सोने को आगे लोगों को तजारत के लिए देना शुरू कर दिया। लोगों ने उसे पैसा कमाना शुरू किया, इसने भी जो लोग अपनी अमानत रखवाते थे उनको भी आगे प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, लोगों का रुझान बढ़ गया और फिर ये बैंकिंग का एक बुनियाद पड़ी। टुडे बैंक आर द प्लेसेस वेयर वी पुट थिंग्स फॉर सेफ कीपिंग। वी डिपॉजिट आवर paychecks and entrust our savings to bank or other financial institution because we believe it will keep our sources safe until we need them. फिर बैंक एटीएम, चेकबुक्स, मंथली स्टेटमेंट, इन चीजों की सर्विसेज भी हमें देता है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, people and companies concentrate on the activities at which they are the best and for which the opportunity cost is lower। जी, अब यहाँ पे हम कंपैरेटिव एडवांटेज देखते हैं। कंपैरेटिव एडवांटेज हम कंपेयर करते हैं कौन सा बैंक हमारे लिए सूटेबल है। हर बंदा इस चीज को देखता है। बैंक हमें पे चेक्स, हाउस रेंट, यूटिलिटी बिल्स, लोन पेमेंट्स, फूड, क्लॉथिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, इस तरह की सहूलतें भी बैंक ही प्रोवाइड कर देता है कि हमारे भी यहाँ पे चेक्स की पेमेंट करता है, हाउस रेंट को घर का किराया देना वो यूटिलिटी बिल पे करता है, लोन पेमेंट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Much of what financial may do take advantage of economic or scale, economies of scale. अच्छा, over providing a safekeeping and accounting services as well as access to payment system forces financial individual to write legal contracts which are standardized। अब इन्हीं के लिए, सेफ कीपिंग के लिए, अकाउंटिंग सर्विसेज के लिए फिर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि स्टैंडर्डाइज होते हैं। अब सिंपल सी बात है, अब सेफ कीपिंग के लिए पैसा रखवाते हैं, आप बैंक के साथ डील करते हैं, मैं 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए अपने पैसे रखवा रहा हूँ। अब बैंक को पता है कि ये 5 साल फंड हमारे पास है, तो बैंक उनको आगे लेंड कर देता है। आप 2 साल बाद चले जाते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया बैंक के साथ कि 5 साल तक पैसे रखवाऊंगा, दो साल के बाद बैंक के पास चले जाते हैं तो बैंक आपसे थोड़ा टाइम मांगता है, 2 वीक्स, 3 वीक या 4 वीक्स का टाइम मांगता है। उन दिनों, उन अरसे में बैंक आपके पैसे अरेंज कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर फिर बैंक कुछ डिडक्शन भी करता है क्योंकि आप पैसे जल्दी लेने आ गए, कि आपने अपने लीगल कॉन्ट्रैक्ट को जस्ट सॉरी वो ऑनर नहीं किया। मच ऑफ व्हाट फाइनेंशियल इंडिविजुअल डू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल से एडवांटेज उठाते हैं वो क्या, कि थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करते हैं, सेविंग्स इकट्ठी करते हैं और आगे उसको बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट करते हैं। और जब बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट करेंगे तो फिर वहां से फंड भी बड़े लेवल पे आएंगे, ज्यादा प्रॉफिट्स आएंगे, इंटरेस्ट ज्यादा आएगा और फिर अल्टीमेटली वो बैंक के लिए फायदा मंद। The average cost of producing goods or services fall as the quantity produced increases. Information is also subject to economies of scale. अब आगे इंफॉर्मेशन, बाकी चीजें अगले लेसन में हम देखेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ दो चीजें देखी, एक सेफ कीपिंग देखा और एक पूलिंग सेविंग। आगे अगले 2 पॉइंट्स जो है आगे आएंगे इंशाल्लाह। दूसरा 3 पॉइंट्स है बल्कि, सॉरी, लिक्विडिटी, इसमें हम लिक्विडिटी का जिक्र करेंगे, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, इंफॉर्मेशन सोर्सेज, इन तीनों का, और आगे 3 और कुछ आ रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो इंफॉर्मेशन की सब पार्ट्स हैं तीनों, ठीक है। इन 6 पॉइंट्स को हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज अ मेजर ऑफ ease and cost with which an asset can be turned into the means of the payment। अब देखें किसी बिजनेस को, आप इसकी बात मिसाल ले लेते हैं शुगर केन इंडस्ट्री की। शुगर केन इंडस्ट्री में जो मशीनें लगी हुई है वो उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है शुगर फैक्ट्री की, लेकिन जो गन्ना वो परचेज करते हैं उसके लिए वो 1 रुपया भी अपनी जेब से लगाते हैं। वो क्या करते हैं, जब गन्ने का सीजन आता है वो बैंक से रब्ता करते हैं, अपनी फैक्ट्री या अपनी मशीनरी को गिरवी रखवाते हैं और बैंक से पैसे ले लेते हैं 2-3 माह के लिए या 6 माह के लिए। शुगर केन परचेज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, लेबर को जो तनख्वाहें वगैरह देनी है वो भी बैंक से लोन लिया वो उसी में से दी जाएंगी, तनख्वाहें देंगे, शुगर बनेगी, बैग्स बना के गोदाम में रखेंगे, उन बैग्स को फिर वो होलसेलर्स को और जो जो कस्टमर्स हैं उनको सेल आउट करेंगे, बेचेंगे। 6 माह में सारा प्रोसीजर करके अगले 6 माह वेले, पैसे बैंक के वापस किए, मुनाफा जेब में डाला और जाके सो गए, ठीक है। तो ये क्या था कि बैंक को जो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट थी वो सॉरी कंपनी को जो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट थी वो बैंक ने पूरी की। दूसरा, जो हमारे बैंक में अकाउंट्स हैं, हमें लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, डेली बेस पे हमारे पैसे आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो बैंक वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम को फुलफिल करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफर्स अस द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म एसेट्स इनटू मनी टू रिलेटिवली लो कॉस्ट। एटीएम आर एन एग्जांपल, ठीक है जी। हम मनी में एटीएम के थ्रू हम पैसे निकलवा देते हैं।
Financial intermediary provide liquidity in a way that is efficient and beneficial to all of us. By collecting funds from the large number of small investors, bank can reduce the cost of their combined investment, offering the individual investors both liquidity and high rate of return. ये भी बैंक कहता है कि जब पैसे जरूरत होगी जितनी जरूरत होगी मिल जाएंगे, और फिर रेट ऑफ रिटर्न भी बैंक ऑफर करता है कि अगर आप पैसे रखवाते हैं तो। जी लिक्विडिटी की मैंने आपको मिसाल एग्जैक्टली दे दी। आप कहते हैं जी डाइवर्सिफाइंग रिस्क, यहाँ पे एक लाइन अंडरलाइन है, while investing don't put all your eggs in one basket। ये जी बैंक क्या करता है कि बैंक अपने सारा का सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करता। ये चीज बैंक हमें भी ट्रेन करता है। जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हैं, जो कि ब्रोकर्स हैं, वो हमें ये ट्रेन करते हैं। वो कहते हैं जी सारे पैसे एक ही जगह ही लगाने, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करें। रिस्क को डाइवर्सिफाई करने से क्या मुराद है? देखें जी, मेरे पास, हम यहाँ पे वापस आते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 लाख रुपए है, 1 मिलियन। दो तरीके हैं। एक पहला तो ये है कि मैं सीधे सीधा 10 मिलियन का 10 मिलियन ही किसी एक कंपनी में लगा दो। फर्स्ट करो, मैं सफायर में लगा दिया, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, शेयर की प्राइस अच्छी है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर इसको लॉस हो जाता है, या कंपनी नो डिविडेंड, डिविडेंड नहीं देती, उसे क्या होता है, कंपनी के शेयर प्राइस डिक्लाइन कर जाते हैं। तो मेरी जो 10 लाख इन्वेस्टमेंट है, ये 9 लाख की रह गई या 8 लाख की रह गई। नुकसान हो गया। इसके बरक्स अगर मैंने इसको 3-4 हिस्सों में कैटेगराइज किया होता, तो 2 लाख कहीं लगाया है, 2 लाख सफायर में लगा दिया, 2 लाख कहीं लगा दिया, 2 लाख कहीं लगा दिया, तो अब किसी एक जगह से लॉस हो गया है, तो बाकी जगहों के जो प्रॉफिट्स हैं वो उसको कंपनसेट कर देंगे। तो अल्टीमेटली मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टैटिक रहेगी, उसमें कमी नहीं आएगी। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। और इसको फाइनेंस की जुबान में हम कहते हैं पोर्टफोलियो बनाना। ठीक हो गया जी। अब हम अपने लेसन पे वापस आते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट एनेबल द diversify investment and reduce risk while investing. Putting $1 in 100 stocks is better than investing $100 in just one stock। देखिए जी, 100 स्टॉक्स में $1 लगाना बेहतर है एज कम्पेयर टू $100 एक ही स्टॉक में लगा दिए जाए। एक एक डॉलर यानी कि 100 स्टॉक में, हर स्टॉक में $1 लगाना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन enables us to diversify our investment and reduce risk. Bank mitigate risk by taking deposits from the large number of individuals and make thousands of loans with them, thus giving each depositor a small stake in each of the loan। बैंक अपने डिपॉजिट यानी कि डिपॉजिटर्स को का पैसा जो है आगे जब लोन देता है, तो लोन भी बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है कि बंदे को दे देगा। बैंक भी थोड़े थोड़े लोन्स देगा, मुख्तलिफ लोगों को लेगा, ताकि कहीं एक जगह से अगर डूबे भी तो बाकी चीजें उसे कवर करने के लिए मौजूद हों। And since banks are expert at the game, it can minimize the cost of all such transactions. All financial intermediaries provide a low cost way for individuals to diversify their investment। खासकर म्यूचुअल फंड भी यही कुछ करता है। फिर आता है इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंफॉर्मेशन सर्विसेज में बैंक क्या करता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें। उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, वो बैंक से रब्ता करते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या किसी ब्रोकर से रब्ता करते हैं। वो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उनके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है, और वही इंफॉर्मेशन फिर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट रिड्यूस द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक बाय कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक कहते हैं कि जो तरतीब से इंफॉर्मेशन हम रूटीन में हमें मिल रही है वो नहीं, जो हट की इंफॉर्मेशन होती है उसी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन प्ले अगले हेडिंग है जी, इन्फॉर्मेशन प्ले सेंटर। अच्छा, मैंने ये हाईलाइट नहीं किया, तो मैं हाईलाइट भी कर दूं पीछे से। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सारे अपने पढ़ने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन कम से कम ना भी पढ़े तो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए।
ओके जी, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इशूज ऑफ फ्रेश इंस्ट्रूमेंट्स, borrowers who want to issue bonds and firms that want to issue stock know much more about their business prospects and their willingness to work than potential lenders and investors. जो बारो कर रहे हैं, जो बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस की वर्थ को बेहतर जानते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। और वही इंफॉर्मेशन जब किसी बैंक के थ्रू वो बॉन्ड या शेयर इशू करवाए जाएंगे तो फिर बैंक को उस इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो वो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कहलाती है। सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज वन की टू मेकिंग द फाइनेंशियल सिस्टम वर्क एज वेल एज इट डज। Buyers must believe that item has been described accurately, and they must be sure that the seller will send it the item in exchange for their payment. जी, बायर्स ये बिलीव कर रहे होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है वो एक्यूरेट है, वो एक्सचेंज में पेमेंट कर देते हैं। Here sellers have much more information than the buyers have, creating the information asymmetry. To resolve this issue, induct an insurance system. जी, अब जो इंश्योरेंस सिस्टम है ये भी एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम फिर अपने फंड्स को इंश्योर करवा लेते हैं। बैंक के पास जितना भी पैसा पड़ा होता है वो डेली बेस पे इंश्योर्ड होता है ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हो तो वो इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम कर सके। तो जो बैंक के पास अंदर कोई चोरी हो जाए या कोई नुकसान हो जाए तो वो भी समझ लें बैंक का कोई नुकसान नहीं हुआ, बैंक का पैसा इंश्योर्ड था तो बैंक ने वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करके रिकवर कर लिया है। उसके बाद एडवर्स सिलेक्शन है। एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है? पोटेंशियल बोरोवर्स नो मोर अबाउट द प्रोजेक्ट्स दे विश टू फाइनेंस देन प्रोस्पेक्टिव लेंडर्स। जो बारो कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट को बेहतर जानते हैं जिनसे बारो किया जा रहा है उनकी निस्बत। यूज्ड कार्स एंड मार्केट ऑफ लेमन्स। अच्छा, मैं एडवर्स सिलेक्शन में आपको एक चीज बताता चलूं, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ये जब पढ़ेंगे आपको चीजें समझ आ जाएंगी। देखिए इसमें क्या है कि हम अक्सर औकात क्या करते हैं कि हमारे पास दो तरह के स्टॉक्स हैं। एक स्टॉक वो है जिसकी प्राइस ज़्यादा है, एक स्टॉक वो है जिसकी प्राइस कम है। तो हम उनके यहाँ स्टॉक हम उनकी एवरेज प्राइस लेकर हम दोनों में इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं। तो चूंकि जब एवरेज लेंगे, अब एक स्टॉक की प्राइस 100 है, एक की 50 है, तो हम एवरेज 75 कह लें जी, 75 एवरेज हो जाएगा। तो जो 100 वाला स्टॉक है वो तो अंडर वैल्यूड हो जाएगा, तो वो अपना स्टॉक मार्केट से एलिमिनेट कर देंगे। तो आप 50 वाला 75 पे खरीद रहे हैं, अल्टीमेटली आप फिर एडवर्स सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आप गलत सिलेक्शन कर रहे हैं। तो एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होती है? द एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम रिजल्टिंग इन गुड इन्वेस्टमेंट नॉट टू बी अंडरटेकन, द इकोनॉमी विल नॉट ग्रो एज रैपिडली एज इट कुड, सो देयर मस्ट बी सम वे टू डिस्टिंग्विश गुड फर्म्स फ्रॉम द बैड वंस। जी, हमें डिस्टिंग्विश करना है कि अच्छी फर्म्स कौन सी हैं और बैड कौन सी हैं, फिर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, कलेक्ट करनी है। और बेहतर यही है कि आप किसी इदारे के थ्रू ये काम करें तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी और आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। जिस तरह सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको देता है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, बैंक की रिपोर्ट, ब्रोकरी फर्म्स की रिपोर्ट्स आती हैं, वो रिपोर्ट्स आपके लिए ये सारे मामला करती हैं। ठीक होगा जी। आगे मॉरल हैजर्ड है। मॉरल हैजर्ड अराइज व्हेन वी कैन नॉट ऑब्जर्व पीपल्स इन एक्शन एंड सो कैन नॉट जज वेदर द पुअर आउटकम वाज इंटेंशंस और जस्ट रिजल्ट्स ऑफ बैड लक। ठीक है जी। मॉरल हैजर्ड क्या है कि जी हमारी अपनी गलतियां हैं या हमारी बैड लक है। तो मॉरल हैजर्ड ज्यादातर यही होता है कि हमारी अपनी गलतियां होती हैं। हम जो मैंने आपको बात की कि हम पहले एवरेज निकालते हैं और फिर अल्टीमेटली लो स्टॉक पे इन्वेस्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी ऐसा जितने कोई खास नहीं है, इसलिए हम इसको कितने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।